गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। कल हमने बात की थी असेसमेंट की। असेसमेंट क्या है? आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट जिसको हिंदी में अगर अनुवाद करें तो मापन कहा जाता है। तो मैंने कल भी अपनी बात में ये बात कहने की कोशिश थी कि जब भी हम इस टॉपिक को लें, मेज़रमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट, तीनों को अलग अलग बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब बात करेंगे तो इवैल्यूएशन की बात करेंगे। तो मापन शब्द एक सामान्य सा शब्द है जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, क्या मापन और मूल्यांकन एक ही है या दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, मापन एक अलग है, मूल्यांकन एक अलग शब्द है। दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग मायने हैं। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है, पर पूर्ण मूल्यांकन नहीं है। जब हम मापन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, मापन को अलग अलग स्तरों पे करते हैं, उन सब के पूर्ण होने पर, उन सब के पूरा हो जाने पर मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम सिर्फ मापन के बारे में करेंगे। मापन शब्द जैसे कि आमतौर पर हम अपने दैनिक जीवन में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं और ये भी मानते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मापन शब्द का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें तो मार्केट में कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हर चीज़ को एक पैमाइश के तौर पर लिया जाता है। अगर हम दैनिक जीवन में बात करें, अगर हम मार्केट में कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, उसकी एक पैमाइश है, इकाई है, उसके हिसाब से ख़रीदते हैं। अगर हम दूध लेते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में चीज़ लेते हैं, लीटर में हम उसकी पैमाइश के तौर पर माप कर लेते हैं। कुछ वस्तुएं हम किलोग्राम के हिसाब से ख़रीदते हैं, कुछ मीटर के हिसाब से ख़रीदते हैं, दूरी को हम किलोमीटर के हिसाब से मापते हैं। तो हर एक वो चीज़ जो किसी न किसी तरह का अस्तित्व रखती है, कोई गुण रखती है, उसको जिसका मापन संभव हो उसे ही मापन कहा गया है। तो मापन को अगर हम और सामान्य शब्दों में बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अमाउंट है, एक सिंपल सी वर्डिंग में बात कर सकते हैं, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट कैन बी मेजर्ड। कोई भी ऐसी वस्तु जो अस्तित्व रखती है, जिसको मापा जा सकता है, वो ही मापन है। इसमें हम दो डेफिनेशन करेंगे, बट उससे पहले हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मापन किन किन का होता है। तो इसमें दो तरह के चरों को लेके हम चलते हैं। पहला है भौतिक चर, जिनका मापन संभव है और उनके लिए निर्धारित मापक होते हैं या निर्धारित मानक होते हैं जिनके आधार पर उनको मापा जाता है। और दूसरे तरह के जो हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक व सामाजिक चर होते हैं, इनको मापने में थोड़ी ये कह सकते हैं कि हम इनको उतने सटीक तौर पर नहीं माप सकते जितना कि हम भौतिक चरों का मापन किया जा सकता है। जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चर होते हैं, इनका भी मापन किया जा सकता है, परंतु इनके मानक जो होते हैं, जो इनको मापने के लिए पैमाने तैयार किए गए हैं, वो इतने सटीक नहीं होते जो हमें एकदम से कंप्लीट या परफेक्ट आंसर दे पाए। इनसे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो कोई भी वस्तु या घटना जिसको किसी नियम के आधार पर अंकीय रूप प्रदान किया जाए या अंकीय रूप में अभिव्यक्त किया जाए, उसे मापन कहते हैं। अब अगर इसी के मीनिंग को खोल के बात करें तो किसी भी वस्तु या घटना जिसको किसी नियम के आधार पर अंकीय मूल्य, अब मापन में ये एक विशेषता है कि हम इसमें अंकीय मूल्य प्रदान करते हैं, एक न्यूमेरिकल नंबर प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी हम कहते हैं कि ये इतने फिट ऊंचा है या इतने मीटर चौड़ा है या इतने रुपए किलो इसकी कीमत है, तो या ये इतना भारी है, इसका इतना वज़न है। तो मतलब कोई भी वस्तु जिसको हम, या कोई विशेषता
गुण किसी वस्तु या व्यक्ति की, जिसको हम कोई ना कोई अंकीय मूल्य प्रदान कर दें, वो ही मापन की कैटेगरी में काउंट हो जाता है। इसी बात को और अधिक डिफाइन करते हुए टायलर ने अपनी डेफिनेशन में कहा है, मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की एक प्रक्रिया है। किसी नियम के, अब हर एक वस्तु की अपनी अलग अलग प्रकृति है और उसको उस प्रकृति के अनुसार ही कोई ना कोई अंकीय मूल्य प्रदान किया जाता है, उसकी एक अपनी इकाई होती है। जैसे मैंने पहले भी बात की, कोई वस्तु किलोग्राम में मापी जाती है, वो उसके मापन की एक इकाई है। कोई वस्तु मीटर, सेंटीमीटर, इंचज़ में मापी जाती है, वो उसके मापन की इकाई है। कोई वस्तु किलोग्राम में मापी जाती है, वो उसके मापन की इकाई है। तो यहाँ पर उन्होंने, टायलर ने अपनी बात को कहते हुए कहते हैं मापन किसी नियम के अनुसार, अब हर एक चीज़ को मापने का एक नियम है, तो उस नियम के अनुसार जो उसको अंकीय मूल्य प्रदान किया जाता है या जो उसको अंक दिए जाते हैं, वो ही मापन है। दूसरी डेफिनेशन और भी अच्छी है। G.S. हेलमेस्टेड ने अपनी डेफिनेशन में कहा है, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता या गुण के विस्तार को अंकीय वर्णन प्रदान करना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, मापन को किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित गुण। जब हम बात करते हैं मापन की, सिंपल तौर पर जैसे कल हम बात कर रहे थे असेसमेंट की, तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मापन की, तो इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम कह देते हैं कि उसको कोई ना कोई मूल्य दे देते हैं, कोई अंक दे देते हैं कि हाँ ये उससे ज़्यादा अच्छा है, या इसके उससे मार्क्स ज़्यादा हैं, या ये इसके 10 में से 8 नंबर हैं, उसके 7 नंबर हैं। तो मतलब आप किसी भी व्यक्ति को, या हम एक सिंपल तौर पे बात कहें कि कोई सिचुएशन है, हम उसके बारे में आप एक जनरली आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आप इसको क्या मार्क्स देते हो, या आप इसको क्या ग्रेडिंग करते हो, या इसको क्या नंबरिंग करते हो। तो हम अपने हिसाब से जो भी हमें सही लगता है, हम उसको एक ना एक ग्रेडिंग या मार्किंग देने की कोशिश करते हैं। तो उसी के अनुसार इन्होंने कहा है कि मापन किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित विशेषता या गुण को के विस्तार को अंकीय वर्णन, कोई न्यूमेरिकल नंबर प्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है। तो ये दोनों डेफिनेशन और मीनिंग में आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए मापन है क्या। अगर सामान्य से शब्दों में बात करते हैं हम, तो मापन क्या है, एक मापने की क्रिया है जिसमें हम एक अंकीय या एक न्यूमेरिकल नंबर प्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं एक टीचर के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं क्लासरूम की, तो क्लासरूम में टीचर को हर टाइम कोई ना कोई इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो इवैल्यूएशन का जो एक छोटा सा प्रोसेस है, इवैल्यूएशन में ही जो काउंट होता है वो एक मापन की प्रक्रिया है। मापन क्या है, मापन में हम बात कर लेते हैं, मापन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल है, मापन किसी एक गुण या विशेषता का एक समय में किए जाने वाली मापन की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए हम क्लास में अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं। टीचर कई बार हमारा मेंटली टेस्ट लेता है, कई बार फिज़िकली टेस्ट लेता है, कई बार हमें ऐसे सिचुएशन दे देते हैं जिसमें से हमें अपने माइंड बेस पर उस सिचुएशन से बाहर निकलना होता है। कई बार हमें आपस में बच्चों की एक्टिविटीज़ करवा दी जाती हैं, उनको आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। तो क्लासरूम में टीचर के द्वारा अलग अलग तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जिसका पर्पस बच्चे को आगे बढ़ना होता है, कुछ ना कुछ सिखाना होता है। तो वहाँ पर टीचर इवैल्यूएशन के एक कॉन्सेप्ट मेज़रमेंट को इवैल्यूएट करता है। अब मेज़रमेंट क्या है, मापन किसी एक गुण या विशेषता का मापन करना है। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। जब मापन की प्रक्रिया पूरी होती है, ओवरऑल कंप्लीट होती है, तो वो मूल्यांकन को आगे बढ़ाती है। कहने का मतलब ये है कि उससे उन सब के मिलने से मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो मापन की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला है मापन मूल्यांकन करने में सहायक है। देखो इसकी पहली विशेषता क्या है कि मापन मूल्यांकन करने में सहायक है। तो मूल्यांकन पूरा ही तब होगा जब हमने उसमें मापन के कुछ स्टेप रखे होंगे। अगर हम मापन करते हैं, एक व्यक्ति का हमें इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो उसके मापन के अलग अलग स्टेप्स होंगे, बिंदु होंगे, जिनको वो
स्टेप दर स्टेप पूरा करते हुए आगे बढ़ेगा और लास्ट में जो उसका इवैल्यूएशन होगा जिसमें फेल या पास या सक्सेस या अनसक्सेस इस तरह का एक ग्रेडिंग दी जाती है, एक रिज़ल्ट दिया जाता है। तो रिज़ल्ट तक पहुंचने से पहले जो अलग अलग स्टेप्स कवर करने हैं वो मापन के बिंदु हैं। दूसरा है मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन न करके आंशिक वर्णन, जो कि अत्यंत शुद्धता के साथ है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन नहीं करता, किसी एक बिंदु के वर्णन की बात करता है। मतलब अगर सामने वाला अगर बच्चे का किसी तरह का टेस्ट लिया जा रहा है तो वो टेस्ट किस बेस का है, मेंटली टेस्ट है, फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट है, सोशल आपस में उनके बच्चों की क्या सामाजिक सहभागिता है, सोशल पार्टिसिपेशंस टेस्ट है। तो मतलब वो टेस्ट का कोई ना कोई नाम होगा जिसके बिहाफ पे हम उसके उस पॉइंट को मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात सामने आती है। नेक्स्ट वो बात करता है किसी भी वस्तु का मापन सीधे न करके किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। जब भी हम किसी मेज़रमेंट की बात करते हैं, मापन की बात करते हैं, तो वो सीधे तौर पर ना करके किसी न किसी माध्यम से किया जाता है। अब मापन का माध्यम कुछ भी हो सकता है, आपसी बातचीत भी हो सकती है, एक पेपर पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, किसी तरह की एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकती है, या मतलब आप ग्राउंड एक्टिविटी करवा के भी कर सकते हो। तो इसका जब भी हम मापन करेंगे तो उसका कोई ना कोई आधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन में अनंतता की स्थिति पाई जाती है। अनंतता की स्थिति पाई जाएगी और कभी भी यह बात नहीं कही जाती कि छात्र की संपूर्ण उपलब्धि का मापन कर लिया गया है। ये अनंतता की स्थिति से मतलब ये है कि मापन जब भी हम करेंगे किसी एक पॉइंट का करेंगे, तो मापन करने के बाद क्योंकि हमने एक पॉइंट को लेके चले हैं और एक ही पॉइंट को हमने उसको असेस किया है, किसी दूसरे पॉइंट को मेज़र करने के लिए हमें उसका दोबारा से उसी उद्देश्य को आगे रखते हुए किसी दूसरे मेथड से उसका मेज़रमेंट करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अनंतता की स्थिति पाई जाती है। मेज़रमेंट करने के बाद हम उसको कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि हमने सामने वाले व्यक्ति का पूरी तरह से मापन कर लिया है। मूल्यांकन में हम इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति इस मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पूर्ण होने के बाद हम इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि सामने वाला इस चीज़ में सक्सेस है या अनसक्सेस है। पर मापन किसी एक पक्ष को लेकर किया जाने वाला उसका मापन व्यक्तित्व के गुणों का मापन है जिसमें अंकीय बिंदु प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन वैज्ञानिक प्रगति का आधार है। वैज्ञानिक प्रगति से अगर हम जोड़ें इसको, तो आज जो कुछ भी हम आधुनिक सभ्यता में देख रहे हैं वो एक मापन का ही परिणाम है। रास ने अपनी एक डेफिनेशन में बात कही थी कि यदि सारे मापन के यंत्र और साधनों को हटा दिया जाए तो ये जो आधुनिक सभ्यता है एक बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ये बात सोचने लायक है कि वाकई में जो मापन है उस वैज्ञानिक पद्धति का या विज्ञान के आधार के रूप में काम करता है, क्योंकि हम हर चीज़ जो देखते हैं वो किसी न किसी तरह के मापन के यंत्रों पर आधारित है। अब किसी चीज़ की भी अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें, एक एनीथिंग एल्स कैन से दैट, अगर हम कुछ भी पहनते हैं, इवन टू हमारे जूता पहना हुआ उसकी भी एक पैमाइश है, वो भी एक मापन की इकाई के आधार पर बना हुआ है। एक बेंच की बात कर लें, डेस्क की बात कर लें, चेयर की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, हर चीज़ मापन की इकाइयों से बंधी हुई है। अगर उनमें से मापन को निकाल दिया जाए तो कुछ भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, हर चीज़ में किसी न किसी तरह की डीमेरिट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन में अंकिकीय स्वरूप पाया जाता है। बिल्कुल ये बात है कि जो मापन है वो न्यूमेरिकल सीरीज से जुड़ा होता है। आप उसमें किसी न किसी तरह के अंक प्रदान करते हो कि ये 10 मीटर लंबा है या 2 फुट चौड़ा है या ये इसका वजन 5 किलो है या ये 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, मतलब कुछ भी है। जब भी आप मापन करोगे तो एक निश्चित पैरामीटर प्रोवाइड करोगे कि इसकी ये इकाई है और ये इसके आधार पर मापा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मापन मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मापन उससे कम खर्चीला है। खर्चीला कहने का मतलब क्या है कि जब हम मापन की मूल्यांकन की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हो सकता है कि हम एक टेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं।
बजाय इसके कि मापन उससे कम समय में जल्दी से पूरा किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर इसकी एक और विशेषता रखी गई है कि मापन मूल्यांकन से कम खर्चीला है। आगे हम बात करते हैं इसके एक टीचर के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मापन की। जो आज का हमारा मापन का टॉपिक है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन क्या दोनों सेपरेट हैं या एक ही हैं। क्योंकि कई बार कई व्यक्ति ऐसे इसी भ्रम में रहते हैं कि शायद मापन और मूल्यांकन एक है। बट यहाँ पर मेरे आज इस टॉपिक को करवाने का पर्पज़ क्या है कि आपको असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेज़रमेंट, इन तीनों में डिफरेंस पता लग जाए, ताकि जब हम इसके डिफरेंस को करें आराम से उस चीज़ को समझा जा सके। हाँ, 4 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है बीएड में कि 4 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ अ मेज़रमेंट, कि मापन क्या है। तो यहाँ एक टीचर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करते हैं। मापन छात्रों को अध्ययन हेतु, शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। मापन छात्रों को अध्ययन हेतु और शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। मतलब कहने का क्या है कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बच्चों को तो पढ़ने में हेल्प करता है। देखो, हम अगर खुद को असेस करते हैं, खुद को हर स्टेप पे इवैल्यूएट करते हैं कि हमने कितना सीख लिया। अब देखो, हम कई बार क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उस चीज़ को जहाँ से हमने पढ़ा है अपने आप को असेस करने के लिए उस चीज़ को बंद करके, बुक्स में से पढ़ा है या नोटबुक में से पढ़ा है, उसको बंद करके उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, दोहराने की कोशिश करते हैं, मन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या हमने उस चीज़ को सीख लिया है। तो ये क्या है, ये अपने आप में जो चीज़ हमने सीखी है उसके मापन की एक प्रक्रिया है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ को सीख लिया है। हो सकता है अगर मैं उसको नहीं दोहरा पाया तो हो सकता है कि मैंने उस चीज़ को नहीं सीख पाया, तो मुझे उस चीज़ को दोबारा सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बच्चों के लिए हेल्पफुल है, शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। टीचरों को क्या प्रोत्साहित होता है, जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को, जब एक जो शिक्षक है वो क्लास में बच्चों को एक नज़र में ही इस बात को जान जाता है कि वो कितना सीख रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर शिक्षक के लिए भी मापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो बच्चों को सिखाए जाने वाले क्रिया में आगे की ओर बढ़ता है। इस बात को निर्धारित करता है कि हाँ, बच्चे सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मापन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, मापन के आधार पर पाठ्यक्रम में, अब पाठ्यक्रम क्या है, जो बच्चों को हर रोज़ करवाया जाना है, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती हैं। हम बच्चों को पढ़ाने के बाद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि बच्चों के व्यवहार में कितना बदलाव आ रहा है, बच्चे कितना कुछ सीख रहे हैं, और जिन शिक्षण विधियों के द्वारा सिखाया जा रहा है क्या वो इतनी प्रभावशाली हैं कि बच्चों के सीखने में सहयोगी हैं। तो यहाँ पे एक टीचर इन दोनों के मापन के द्वारा इस बात को जान सकता है कि जो सिखाया गया है वो कितना प्रभावशाली है, या किसी और अन्य शिक्षण विधि के द्वारा इनको सिखाया जाए जिनसे बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, मापन के द्वारा छात्रों की बुद्धि, क्षमताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोण, कुशलताओं, रुचियों की जांच की जा सकती है। मापन, अब मैंने आपको शुरू में एक बात बताई है, मूल्यांकन एक ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी जजमेंट और द पर्सन जजमेंट कैन से दैट कहा जा सकता है। बट मापन क्या है, मापन किसी एक पहलू का किया जाने वाला मापन है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि मापन के द्वारा छात्र की बुद्धि, मतलब खाली इंटेलिजेंसी को जज किया जा सकता है, उसकी क्षमताओं को मापा जा सकता है, उसकी योग्यताएं, वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी को जांचा जा सकता है, एटीट्यूड, उसके दृष्टिकोण, एप्टीट्यूड क्या है, कुशलताएं, वो क्या कुछ कर सकता है, रुचि, उसकी किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मतलब इन सारे फैक्टर्स को अगर अलग अलग मेज़र करने की कोशिश करें तो मापन वो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम इन सभी पॉइंट्स को अलग अलग बच्चे के मापन किया जा सकता है, और उन सबको जानने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हाँ, बच्चा किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, मापन के द्वारा छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। मापन एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा पॉइंट कहा जा सकता है, टूल कहा जा सकता है। मापन में भी कई तरह के टूल्स आएंगे, ये एक
पॉइंट कहा जा सकता है जिसमें टूल को यूज़ करते हुए टीचर खुद को असेस कर सकता है और बच्चे खुद को असेस कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि हमने कहाँ तक या किस लेवल तक इस पॉइंट को सीख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन के द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझा जा सकता है। शैक्षिक कार्यक्रम जो हमें किसी न किसी तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं, स्कूल में होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम है, क्लासरूम में होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम है, स्कूल से बाहर जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो एक तरह के शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। कई बार जो एजुकेशनल ट्रिप वगैरह ले जाए जाते हैं वो शैक्षिक कार्यक्रमों का अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इनके द्वारा भी हम इस बात को जज कर सकते हैं कि बच्चे कितना कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन उचित शैक्षिक निर्णय लेने हेतु अत्यंत आवश्यक व उपयोगी है। मापन उचित शैक्षिक निर्णय लेने हेतु कितने उपयोगी हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ सीख रहे हैं या बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है, उसमें एक सही डिसीजन मेकिंग, एक सही दिशा में निर्णय लेने में मापन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और लास्ट में बात करते हैं मापन के माध्यम से छात्रों के उचित व्यावसायिक व शैक्षिक निर्देशन व परामर्श प्रदान किया जा सकता है। तो बिल्कुल बात सही है कि मापन के माध्यम से हम छात्रों को उचित दिशा में, जिसमें वो कल को आगे बढ़कर अपने लिए एक व्यवसाय तैयार कर सकते हैं, शैक्षिक परामर्श दिया जा सकता है, शैक्षिक मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अब ये मापन कहाँ पर है? जब एक देखिए, कभी भी हम किसी को कोई व्यावसायिक या शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तो सिंपली हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों आप किन विषयों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, तो आपने जो पहली क्लासेस हैं उसमें आपकी क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहे हैं। तो कई ऐसी बातें हैं, अगर मान लीजिए एक बच्चा कहता है कि मेरे 85% मार्क्स हैं, मैं साइंस स्ट्रीम का बच्चा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, एक दूसरे से पूछते हैं, वो कहता है मेरे 45% मार्क्स हैं और मैं भी साइंस स्ट्रीम से हूँ। तो यहाँ पर एक ग्रेडिंग जो है, एक मापन जो प्रक्रिया हुई है, जो सामने गाइडेंस देने वाला है उसको इस बारे में बहुत क्लियरली पिक्चर हो जाती है कि हाँ, एक की अच्छी परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं तो आप उसको उसी दिशा में किस तरह बढ़ने के लिए आप बढ़ा सकते हो। दूसरा, जिसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम है पर हो सकता है किसी सिचुएशन के कारण हो, परंतु हाँ, उनसे कुछ और प्रश्न करने के बाद इस बात को जांचा जा सकता है कि उसको किस दिशा में हमने आगे दिशा निर्देश देना है या उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो मापन अपने आप में वो एक महत्वपूर्ण टूल कहा जा सकता है, यंत्र कहा जा सकता है, जिसके द्वारा अध्यापक और स्टूडेंट दोनों ही अपने सब मूल्यांकन करते हुए अपने आप को सही दिशा में आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी के लिए जहां अपने आप में असेसमेंट को जानना ज़रूरी था, वहीं पर आपके लिए मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट को जानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल यही कन्फ्यूज़न रह जाता है कि क्या मेज़रमेंट और वैल्यूएशन एक ही है। नहीं, मेज़रमेंट उसी का एक पार्ट है, और अगर हम मेज़रमेंट से भी नीचे की बात करें तो असेसमेंट उसका एक पार्ट है। फर्स्ट नंबर पे असेसमेंट आता है, उससे ऊपर सेकंड नंबर पर मेज़रमेंट आता है, और मेज़रमेंट से ऊपर तीसरे नंबर पर आता है इवैल्यूएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन क्या है। तो उससे पहले अगर आप इन दोनों को थोड़ा बारीकी से पढ़ लोगे तो हमें जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन शब्द जिसको हम इवैल्यूएशन शब्द कह रहे हैं, उसको समझने में हमें अच्छी और काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं मानता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इवैल्यूएशन के बारे में करवाऊँगा। ओके बच्चों, थैंक्स टू यू।